नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने बितान पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 आलो आंधारी नामक पाठ बताने जा रही हूँ, जो कि बेबी हलदर द्वारा लिखा गया है। बेबी हलदर जो कि जिनका जन्म जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर हुआ था और 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह इनसे दोगुनी आयु के व्यक्ति से होने के कारण 7वीं कक्षा से ही इन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। विवाह के 12-13 वर्षों बाद पति के अत्याचारों से तंग आकर यह उनका घर छोड़ करके फरीदाबाद आ गई। वहीं अपने 3 बच्चों के साथ जीवन यापन करने लगी। यहाँ आकर के उनके आगे पारिवारिक चिंताएं सताने लगी कि किस तरह से वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकेंगी। उसके साथ ही सामाजिक जो असुविधाएं लेखिका को अकेले रखकर देख आस पड़ोस के लोगों का तरह तरह की बातें बनाना और लेखिका उन सब की बातें सुन करके काम ढूंढने के लिए निकल पड़ती थी और अंततः सुनील नामक व्यक्ति के माध्यम से उन्हें तातुस के घर में नौकरी मिल जाती है। तातुस एक बहुत ही अच्छे सज्जन व्यक्ति जिनके घर लेखिका काम करती है। उनका लेखिका के प्रति एक आत्मीय व्यवहार था। वह उसके हर सुख दुख का ध्यान रखते थे। इसके साथ ही साथ तातुस ने लेखिका को लेखन के लिए भी प्रोत्साहित किया। जब लेखिका बेघर हो गई थी तो तब तातुस ने उसे अपने घर में ही रहने का आश्रय दिया और उसको लिखने पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तातुस व उनके मित्र लेखिका को निरंतर लिखते रहने की सलाह देते रहते थे। एक दिन उनके बाबा उनके पास आए तो लेखिका को अपनी माँ के निधन की सूचना मिली और अंतिम समय में वह अपनी माँ से मिल भी नहीं पाई। लेखिका के बाबा उसके लिखने पढ़ने तथा उसके जीवन के सुख को देखकर निश्चिंत हो जाते हैं और जाते जाते उसे अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखने की सलाह देते हैं। लेखिका के पिता पहले उसकी कोई खोज खबर नहीं लेते थे, परंतु अब वह उसके बारे में बीच बीच में जानने की कोशिश करते थे। लेखिका के लेखन की लोकप्रियता बढ़ती गई। पत्रों के माध्यम से कोलकाता में जेठू व शर्मिला दी तथा दिल्ली में रमेश बाबू से घनिष्ठ मित्रता हो जाती है और उसे आश्चर्य होता है कि उसके साधारण से लेखन को इतना पसंद किया जा रहा है। शर्मिला दी उससे व्यक्तिगत संबंध रखती हैं और लेखिका से उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछती है। लेखिका सोचती है कि यदि तातुस उसे न मिले होते तो यह जीवन उसे कहाँ मिलता तथा उसके लेखन को इतनी लोकप्रियता भी नहीं मिल पाती। तातुस व उसके मित्र जब तक उसको प्रोत्साहित करते रहते थे और यह भी कहते थे कि तुम एक दिन आशापूर्णा देवी बन सकती हो। उसको अपने कार्य के प्रति निरंतर प्रोत्साहित करते रहते थे। आगे की कहानी बताते हुए लेखिका कहती हैं कि शर्मिला दी मुझे हिंदी में चिट्ठी लिखती थी। उनकी चिट्ठियाँ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता। उनकी चिट्ठियाँ कुछ और ही तरह की होती। मैं सोचती कि उनके यहाँ भी तो घर के काम के लिए कोई लड़की रखी गई होगी। क्या उसके साथ भी वह वैसा ही व्यवहार करती होंगी जैसा मेरे साथ? मुझे तो वह किसी के घर काम करने वाली लड़की की तरह नहीं देखती और चिट्ठियां भी ठीक उसी तरह लिखती जैसे अपने किसी बांधवी को। तातुस उनकी चिट्ठियां पढ़कर सुनाते तो अपनी टूटी फूटी बांग्ला में मैं उन्हें लिख देती। कभी जब मेरा मन खराब होता तो उनकी यह चिट्ठियां मुझे आह्लादित करती। झकझोर देती कि बेबी एक बार सोच कर देखो कि अपने बाबा को तुम जैसा समझती हो वैसे वह क्यों है। इसका कारण क्या है? थोड़ा उनकी तरफ से भी सोचो।
जिन्हें तुम माफ भले ही न कर सको। बेबी, जो हमें अच्छे नहीं लगते उन्हें भी माफ किया जा सकता है, और शायद वैसा करना ही भला है। यदि तुम यहाँ आओ तो हम दोनों खूब सजेंगे और फिर खूब नाचेंगे। तुम्हें सजना अच्छा लगता है कि नहीं? शर्मिला दी उससे पूछती हैं कि तुम्हारा क्या आज व्यवहार है, तुम्हें क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं। वह पत्र के माध्यम से उनसे पूछती रहती थी और कहती हैं कि जब हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो जी भर कर हंसेंगे। दोनों कौन? शर्मिला दी और लेखिका। बेबी, तुम उस समय क्या अवाक नहीं रह जाती जब कोई तुम्हारा लिखा कुछ पढ़कर कहता है कि बहुत अच्छा लिखा है? और तुम क्या कभी यह सोचती हो कि इतनी कठिनाई, इतने कष्ट में बीता तुम्हारा जीवन लिखना शुरू करने के बाद से इतना सुंदर कैसे हो गया? शर्मिला दी उन्हें जब भी पत्र लिखती, एक आत्मीयता भरा पत्र लिखती, एक सहेली की तरह उन्हें पत्र लिखती। लेखिका कहती हैं कि मुझे यह बात बड़ी मजेदार लगती कि शर्मिला दी ने मेरे सजने धजने के बारे में पूछा, क्योंकि सजना धजना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। मैंने कितनी ही लड़कियों, बहुओं को देखा था जो कहीं घूमने जाने की बात उठी नहीं कि सिंदूर की डिब्बी, पाउडर का डिब्बा, आईना, कंघी और न जाने क्या क्या लेकर सजने बैठ जाती। साड़ी पहनती तो अपनी किसी सहेली को बुलाकर पूछती, ए देखो तो ठीक से पहनी कि नहीं। अगर सहेली ने उनके मन की बात नहीं कही तो ए ठहरो कहकर साड़ी को फिर 10 बार खोलती, पहनती। कोई कोई अपने स्वामी से पूछती, क्यों जी, कौन सी साड़ी पहनना ठीक रहेगा? स्वामी यदि कहता यह साड़ी पहनो, इसमें बहुत अच्छी दिखे हुई, तो उस साड़ी को पहने हुए मुस्कुराती हुई जल्दी जल्दी कमरे में चली जाती और फिर साड़ी पहन स्वामी के सामने आ खड़ी होती और चाहती कि वह एक बार फिर कहे, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। सिर्फ यही नहीं, वे चाहती कि और लोग भी कहें, देखो देखो कितनी सुंदर लग रही हो। मैं तो देखकर अवाक रह जाती कि औरतों को साड़ी गहने से इतना मोह है, उनके लिए इतना लालच, इतना लोभ। मैं उन्हें देखती कि होठों पर, चेहरे पर ढेर सारा रंग पोत लिया और चल पड़ी अपने स्वामी या किसी और आदमी के साथ घूमने। यह सब चीजें औरतें न जाने क्यों इतना पसंद करती। देखिए, लेखिका बहुत ही साधारण लिबास में रहने वाली और साधारण व्यक्तित्व वाली थी। उन्हें सजना धवरना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए वो ये बताती हैं कि जब कोई स्त्री तरह तरह के कपड़े पहन करके, श्रृंगार करके बाहर निकलती तो वो कहती कि ये सब क्या है। उन्हें यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि मुझे बचपन से ही अधिक सजना धजना अच्छा नहीं लगता था। बचपन में मेरी दीदी मुझे पकड़कर जबरदस्ती मेरी कंघी करती और बाल बांधती। सहेलियों के साथ कहीं जाना होता तो सहेलियां ही कह कहकर मुझे सजाती वजाती। ब्याह के बाद भी इन सब चीजों का शौक मुझे नहीं हुआ। कहीं जाना भी होता तो बस जैसे तैसे कंघी कर, मांग में सिंदूर लगा चल पड़ती। इस पर भी पाड़े की जो औरतें जो औरत होती थी आसपास की, उन्हें देख करके जलती। वे अगर अब मुझे देखती तो और भी जलती और इसको उसको बुला आपस में खुसुर पुसुर करने लग जाती, क्योंकि साड़ी की जगह मैं सलवार सूट जो पहनने लगी थी। लेखिका कहती है कि उनके व्यक्तित्व में थोड़ा परिवर्तन यह आया कि अब वह साड़ी की जगह सलवार सूट पहनने लगी थी। और जो औरतें पहले ही देख करके उन्हें जलती थी, अगर वह अब मुझे इस लिबास में देखती तो क्या सोचती। यही लेखिका कहना चाह रही है। यहाँ आकर इस तरह की तुच्छ बातों से मैं बच गई। यहाँ मुझे सबका स्नेह मिलता था। तातुस के लड़के विदेश से लौटते तो मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आते। मामा माने अर्जुन दा की माँ आती तो वह भी मुझे कुछ न कुछ जरूर देती। मैं सोचती कि इन लोगों का इतना प्यार संभाल भी पाऊंगी या नहीं। अब मुझे आश्चर्य होता है कि जब कोई कहता है कि वह इसके लिए या उसके बिना नहीं रह सकता, जबकि पहले मैं भी सोचती थी कि अपने दुर्गापुर के कुछ बंधुओं को छोड़कर मैं नहीं रह सकूंगी। पर यह सब बस कहने भर की बातें होती हैं।
जो पहले कहा करते थे कि इसके या उसके बिना नहीं रह सकेंगे, वे आज उनके बिना बड़े मजे से हैं। मैं भी कुछ दिन बहुत उदास रही थी जब अपने बंधुओं को छोड़कर आना पड़ा था। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। लेखिका कहना चाहती हैं, उनके कहने का अभिप्राय यह है कि कोई भी व्यक्ति अपना हो सकता है। पहले किसी भी व्यक्ति को लगता है कि मैं इसको छोड़ करके इसके बिना किस तरह से रह पाऊंगा, लेकिन वह सब अगर कोई और भी आत्मीयता वाला व्यक्ति उसे मिल जाता है तो वह सब कुछ भूल जाती है और उसी में खो जाती है। यानी कि कोई भी अपने व्यवहार से, आचरण से अपना हो सकता है। बच्चों को पाल पोस कर बड़ापन करने की तरफ मैं अधिक ध्यान देने लगी और उसमें मुझे इतना सुख मिलने लगा कि अपने बंधुओं से बिछुड़ने के दुख की जगह मैं अब मानने लगी थी कि उनमें से कोई भी मुझसे मिलने न आए। मैं अपने बाल बच्चों में मगन थी और इस बात से बहुत खुश थी कि उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है। वे अब न तो पहले की तरह जरा जरा सी बात पर रोने चिल्लाने लगते, न ही बेमतलब इधर उधर भटकते। बातें भी अब वे ऐसी करने लगे थे जैसी पहले कभी नहीं करते थे। अभी कुछ दिन हुए मैं रात के 8-9 बजे अपने बच्चों के साथ छत पर बैठी बातें कर रही थी कि हठात मेरी लड़की ने पूछा, माँ तुम कभी स्कूल गई हो? मैं अवाक हो उसकी तरफ देखती रही और सोचने लगी कि इतनी जरा सी बच्ची ऐसी बात पूछ रही है। अब भला मैं इसे क्या जवाब दूं? मैं कुछ बोलती इसके पहले ही उसने फिर कहा, माँ एक कविता सुनाओ ना। मुझे क्या वह सब अब याद था? फिर भी जो 2-4 लाइनें मन में आई उसे सुना दी। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, इतनी बड़ी माँ और स्कूल की कविता सुनाती है। उसकी बात पर मुझे हंसी आ गई और कुछ दुख भी हुआ। मैंने सोचा कि मेरे बच्चे जब इस बात पर इतना हंस सकते हैं तो उस समय तो और हंसेंगे जब देखेंगे कि मैं हाथ में अखबार लिए बैठी हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में अखबार पहले कभी तो उन्होंने देखा नहीं। लेखिका बताती हैं कि उनका जीवन जीने का ढंग अब बदल गया था और बच्चे भी उनके बड़े हो गए थे, थोड़ा समझने लगे थे और बच्चे उनसे तरह तरह की बातें पूछते थे। बच्चों, आज मैं अपना पाठ यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। अगला भाग में अपने नए भाग में उनकी कहानी आगे बताऊंगी।